हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पेपर है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। इस पेपर में प्रीवियस ईयर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से हम 20 क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं और वो 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के दौरान जहाँ भी जो कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट होगा उस कंसेप्ट को भी हम आपको यहाँ बताते चलेंगे। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, इकोनोमाइजर्स आर यूज्ड टू हीट द फॉलोइंग। तो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस के यूनिट 2 थर्मल पावर प्लांट से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि यूनिट 2 जो हम लोग थर्मल पावर प्लांट पढ़े हैं उसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट पढ़े हैं, उसमें से एक इकोनोमाइजर भी हम लोग पढ़े। तो वही यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इकोनोमाइजर आर यूज्ड टू हीट द फॉलोइंग। तो ऑप्शन अगर आप देखिएगा तो ऑप्शन है एयर, फीड वाटर, स्टीम, नन ऑफ दीज। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़े थ्योरी में कि इकोनोमाइजर होता है क्या सर। तो इकोनोमाइजर एक इक्विपमेंट है, या ऐसे बोल सकते हैं कि इकोनोमाइजर के थ्रू सर हम लोग क्या करते हैं कि फीड वाटर जो बॉयलर को फीड करते हैं सर, तो बॉयलर को फीड करने से पहले उस वाटर को सर हम लोग इकोनोमाइजर होते हुए गुजारते हैं, जिससे क्या होता है कि फ्लू गैस जो इकोनोमाइजर होते हुए एयर प्रीहीटर होते हुए बाहर स्टिक के थ्रू बाहर निकलता है सर, उस हीट को इकोनोमाइजर में हम लोग वाटर को पुट करते हैं। मतलब वाटर उससे हीट होता है उस फ्लू गैस से, और वो हीटेड वाटर को फाइनली हम लोग बॉयलर में फीड करते हैं। तो इसका आंसर अगर आप देखिएगा तो सिंपल आंसर है कि इकोनोमाइजर के थ्रू हम लोग फीड वाटर को हीट करते हैं, जो फीड वाटर बॉयलर में हम लोग देते हैं। सबसे पहले जो वाटर जो देते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अगर डिस्कस कर ले यहाँ तो अच्छी रहेगा। पहला कि वाटर जो हम लोग किसी भी नदी, कैनाल, तालाब से लेते हैं तो वो वाटर हम लोग डायरेक्ट लेके हम लोग बॉयलर में नहीं देते। सबसे पहले उस वाटर को हम लोग डीमिनरलाइज करते हैं। मतलब इसमें किसी भी तरह का अनवांटेड मटेरियल, गंदगी या कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी भी तरह का मिनरल कंटेंट भी नहीं होने चाहिए। क्यों सर? अगर मिनरल कंटेंट वाटर में है तो क्या दिक्कत है सर? सबसे बड़ा दिक्कत होगा कि अगर आप नॉर्मल पानी कहीं से उठा रहे हैं और उस पानी को बॉयलर में ले जा रहे हैं और फिर वहाँ से स्टीम बना के अगर आप टरबाइन पे फ्लो करा रहे हैं तो टरबाइन के ब्लेड में कोरोजन होने की चांसेस मोस्ट प्रोबेबली बढ़ जाएंगे बहुत। मतलब कि उसमें जंग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होंगी, जिससे आपका टरबाइन का लाइफ जो है, लाइफ स्पेन लाइफ जो है वो घट जाएगा। तो फाइनली हम लोग इसलिए कभी भी पानी जो लेते हैं नदी, तालाब या पोखर से, सबसे पहले उसको डीमिनरलाइज करते हैं। सबसे पहले प्यूरिफिकेशन करते हैं, फिर मिनरलाइजेशन करते हैं, और फाइनली हम लोग डीमिनरलाइज वाटर, मतलब डीएम वाटर उसको बोलते हैं, उसको हम लोग फाइनली इकोनोमाइजर होते हुए बॉयलर में फिट करते हैं, और बॉयलर से फिर उसको स्टीम बनाते हैं, स्टीम से वाल्व के थ्रू टरबाइन पे देते हैं। अब कहता है कि सर इकोनोमाइजर से गुजार के पानी में क्या इंक्रीज करते हैं? तो वाटर का हम लोग टेम्परेचर लेवल को इंक्रीज करते हैं। नॉर्मल वाटर अगर आप देखिएगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री टेम्परेचर रहता है वातावरण के अनुसार से। अगर उस पानी को हम इकोनोमाइजर होकर गुजारते हैं और उसका टेम्परेचर को सर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं 40 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, तो उससे क्या होता है कि ये जो हीटेड वाटर बहुत ज़्यादा हीट नहीं करते हैं, आपको हम रेंज बताएंगे इकोनोमाइजर का, वही 70, 75, 80 तक हम लोग 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करते हैं। तो वो जो वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, तो फाइनली जो बॉयलर में जब वाटर जाता है तो उसका जो टेम्परेचर 100 डिग्री या मोर देन 100 डिग्री पहुंचाने में जो हमको होता है, कम एनर्जी लगता है, कम टाइम लगता है। तो डेफिनेटली हम लोग का क्या होता है, एनर्जी के यूटिलाइजेशन को हम लोग बढ़ा लेते हैं। मतलब कम एनर्जी में ज़्यादा आसानी से कम टाइम में हम स्टीम को बनाने में सफल हो पाते हैं। तो इकोनोमाइजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे कि हम लोग फीड वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था।
अब चलिए दूसरा क्वेश्चन ये आपके आने वाले 4th सेमेस्टर में सिलेबस में जब आप पढ़िएगा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से ये क्वेश्चन है, बट ये नॉलेज होना चाहिए। अगर आप जनरेशन भी पढ़ रहे हैं तो फाइनली ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़िएगा, फिर स्विच गियर प्रोटेक्शन पढ़िएगा, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा है कि इन इंडिया हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज मोस्टली बाय, कहता है कि इंडिया में जो ट्रांसमिशन का जनरेशन हम लोग कर रहे हैं, अब वहाँ से जनरेट करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करके ले जाएंगे जहाँ हम लोग का कंज्यूमर है। तो कहता है कि इन इंडिया में जो ट्रांसमिशन है वो जो करते हैं, तो उसके लिए हम लोग किस टाइप का सिस्टम है मेरे पास। इस क्वेश्चन में एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ सिर्फ वोल्टेज बोलता ना, या सिर्फ ट्रांसमिशन बोलता, दैट्स नॉट मैटर, बट यहाँ बोल दिया है कि हाई वोल्टेज। तो एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि किस टाइप का ट्रांसमिशन वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज। तो हम लोग अगर वोल्टेज के बारे में ना बात करें तो इंडिया में ट्रांसमिशन 2 तरह से किया जाता है, एक ओवरहेड सिस्टम है, दूसरा अंडरग्राउंड। ओवरहेड और अंडरग्राउंड क्या है सर? अंडरग्राउंड मतलब होता है कि धरती के अंदर 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, 4 फीट गड्ढा करके पाइप गड्ढा करके फिर हम उस गड्ढे में केबल को बिछाते हैं और उसके थ्रू जब ट्रांसमिट करते हैं वोल्टेज, करंट, पावर को, तो उस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड केबल। और ज़मीन से अगर कुछ हाइट पे, कुछ ऊंचाई पे, 4 फीट, 5 फीट, 7 फीट ऊंचाई पे टावर के थ्रू, पोल के थ्रू हम लोग जब केबल को हैंग कराते हैं, तो उस टाइप के सिस्टम को ओवरहेड। ओवरहेड मतलब ग्राउंड से ऊपर, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ लेकिन हमको ये चीज़ बोल दिया है कि हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन जो इंडिया में किया जाता है वो कम्प्लीटली हम लोग ओवरहेड सिस्टम ही अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा सर? ओवरहेड सिस्टम, क्लियर है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन जो है उसको पहले हम लोग देखें तो क्या है, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एज, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो सर हम लोग ग्रेफाइट को यूज करते हैं वो क्या काम करता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन किस यूनिट का है सर? तो ये यूनिट 3 जो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़े हैं उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग क्या पढ़े हैं सर, कि हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग मेनली यूरेनियम के न्यूक्लियस पे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करते हैं सर, और फिर उसके न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, तो क्रिप्टन प्लस बेरियम प्लस 3 न्यूट्रॉन और प्लस बल्क अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं सर, ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में होते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर में जो ये प्रोसेस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और इसके थ्रू जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम लोग चेन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें एक न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है तो 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है, फिर 3 से 9, 9 से 27, इस तरह ये चेन रिएक्शन बढ़ते रहता है और फिर एनर्जी भी रिलीज करता है। तो कहता है इस टाइप का रिएक्शन अगर अनकंट्रोल हो जाए सर, तो ये फिर बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा। तो इस चीज़ को, रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सर? ग्रेफाइट को यूज करते हैं एज एन मॉडरेटर के रूप में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। सबसे पहले ग्रेफाइट इज यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, कैसे यूज करते हैं सर? फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, कूलेंट के रूप में यूज करते हैं, मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज करते हैं। तो मेनली ग्रेफाइट इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं, जो मेनली क्या करता है? रिएक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, रिएक्शन को कंट्रोल करता है, मॉडरेट करता है। तो मॉडरेटर के रूप में हम लोग किसको यूज करते हैं सर? ग्रेफाइट को यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में, क्लियर है ये भी। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये आपका यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू, 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? तो एनर्जी के सेंस में पूछा है, तो ये 931.4 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 931.4 MeV। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, द ओवरऑल इफिशिएंसी ऑफ अ स्टीम पावर प्लांट इज अबाउट। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनिट 2 जो आप थर्मल पावर प्लांट हैं पढ़े हैं, स्टीम पावर प्लांट, उसी से ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम 1-2 चीज़ डिस्कस कर देते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहला चीज़ कि सर इफिशियंसी किसको बोलते हैं? तो इफिशियंसी बोलते हैं आउटपुट बटे इनपुट के रेशियो को हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। दूसरे भाषा में अगर बोले तो आउटपुट बटे आउटपुट प्लस लॉसेस गुना 100 को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इफिशियंसी बोलते हैं। अब कहता है कि स्टीम पावर प्लांट का इफिशियंसी हम लोग किस के आधार पे
निकालेंगे सर। तो स्टीम पावर प्लांट मेनली किस टाइप का हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर कोल बेस्ड स्टीम पावर प्लांट या कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। मतलब यहाँ हम लोग का जो प्राइमरी फ्यूल है यानी कि जो मेन सोर्स ऑफ फ्यूल है वो कोल है सर, कोयला है। कोयला को हम लोग फाइनली बर्न कराते हैं सर और उससे हमको हीट मिलता है। उस हीट से हम लोग वाटर को क्या करते हैं सर, हीटअप करते हैं और फिर स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। उस स्टीम को हम लोग टरबाइन पे ले जाते हैं और टरबाइन में हम लोग क्या करते हैं सर, रोटेशन करवाते हैं और टरबाइन से कपल क्या हुआ होता है जनरेटर, और जनरेटर फाइनली रोटेट करता है सर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो इस टाइप के प्रोसेस में जो है मेनली जो एनर्जी का कन्वर्जन है, सबसे पहले कोल में आपका केमिकल एनर्जी है, फिर हीट एनर्जी बनता है, हीट एनर्जी से आपका स्टीम एनर्जी बनता है, स्टीम से आपका काइनेटिक एनर्जी बनता है, काइनेटिक एनर्जी से आपका मैकेनिकल एनर्जी बनता है, मैकेनिकल एनर्जी से फिर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। तो एनर्जी का ये कन्वर्जन है। तो यहाँ इफ़िशियंसी की अगर हम बात करें तो इफ़िशियंसी आपका जो है हम लोग मेनली कोल एनर्जी जो है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कितना कन्वर्ट होता है उसके आधार पे हम लोग इफ़िशियंसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम एक सिंपल एग्जांपल से अगर आपको डिस्कस करें तो अगर 100 ग्राम कोल को, 100 ग्राम कोयला को अगर आप जलाते हैं तो उससे फाइनली कितना ग्राम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज़ द कॉल्ड इफ़िशियंसी। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में अगर आप देखिएगा, एक बार ऑप्शन को देख लें, 98% है, 85% है, 30% है, 29%। तो एग्जैक्ट डाटा अगर है यहाँ 29% तो आप डेफिनेटली 29% टिक करेंगे। मतलब क्या हुआ सर कि 100 ग्राम कोयला को अगर हम जलाते हैं तो ओनली 100 ग्राम केमिकल एनर्जी यानी कि कोल के हीट एनर्जी को हम लोग 29% जो है वो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। मतलब 71% जो है आपका हीट लॉसेस हो जाते हैं डिफरेंट तरीके से। मतलब ओनली 29% हीट जो है कोल के द्वारा जो हीट पैदा होता है वो कन्वर्ट हो पाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इफ़िशियंसी डेफिनेटली बहुत कम होता है स्टीम पावर प्लांट का जो कोल बेस्ड होते हैं। क्लियर है? तो चलिए छठा क्वेश्चन देखिए क्या है कि द लोकेशन ऑफ सर्ज टैंक इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज नियर। तो ये छठा क्वेश्चन आपका कहाँ से किससे रिलेटेड है सर? ये आपका चौथा यूनिट जो पाँचवा यूनिट जो है आपका, नहीं चौथा यूनिट जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट, उससे ये रिलेटेड है। यानी कि हाइड्रल पावर प्लांट जो चौथा यूनिट है उससे ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि सर्ज टैंक इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज नियर, कहाँ होता है, किसके नज़दीक होता है? टरबाइन के, रिजर्वायर के, बल्ब हाउस के, डैम के। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि आपको जब हम हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा रहे थे उसमें हमको कंस्ट्रक्शन बताए थे, हर एक इक्विपमेंट का अरेंजमेंट बताए थे, चाहे डैम हो, बल्ब हो, सर्ज टैंक हो, टरबाइन हो, या फिर आपका जनरेटर हो, या आपका स्लैश बल्ब हो, या आपका रिजर्वायर हो, हर एक चीज़ हमने बताया था। तो आपको यहाँ याद होगा कि सर्ज टैंक जो होता है वो किसके नज़दीक होता है सर? वो मेनली रिजर्वायर के नज़दीक होता है। लोकेशन जो है रिजर्वायर के नज़दीक होता है। तो छठा क्वेश्चन भी आपका क्लियर। सातवां क्वेश्चन देखिए, ये भी यूनिट 4 से ही रिलेटेड है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन से रिलेटेड है। वाटर टरबाइन कन्वर्ट्स। तो हम आपको बताए थे कि हाइड्रल पावर प्लांट में जो टरबाइन यूज करते हैं उसको हम लोग वाटर टरबाइन करते हैं। और इसका अरेंजमेंट कैसा होता है सर? इसका अरेंजमेंट होता है वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, यानी कि वाई एक्सिस पे इसका अरेंजमेंट होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट होता है। तो इसमें देखिए वाटर टरबाइन क्या करता है, तो वाटर टरबाइन मेनली क्या करता है, ऑप्शन अगर देखिएगा तो पहला है मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, तीसरा है बोथ 1 and 2, चौथा है नन ऑफ द। तो वाटर टरबाइन का मेनली काम है सर काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, और मैकेनिकल एनर्जी फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैप्लन टरबाइन इज यूज फॉर। तो देखिए आठवां क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपका भी हाइड्रल पावर प्लांट से ही रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन में आपको यहाँ ये क्लियर पूछ रहा है, यहाँ सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है वाटर टरबाइन। तो वाटर टरबाइन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आपको पढ़ाए हैं, कैप्लन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन आपका। तो यहाँ आपको
क्लियर पूछ रहा है कि कैप्लन टाइप का अगर हाइडल पावर प्लांट में टरबाइन यूज करते हैं तो वो किस टाइप के लिए, मतलब किस टाइप, यहाँ क्या हाइट के आधार पे, हेड के आधार पे, मतलब डैम के हाइट के आधार पे, हाई हेड के लिए, मीडियम हेड के लिए, लो हेड के लिए, नन ऑफ दिस। तो देखिए हम जब डैम का कंस्ट्रक्शन बताए थे तो 3 टाइप का डैम बताए थे, हाई, लो, मीडियम। तो डैम जितना बड़ा होगा उसका लंबाई के रेंज के हाइट के आधार पे हम लोग हाई, लो, मीडियम बोलते हैं। अब डैम के हम लोग जो हाइट रहता है उसके मिड पॉइंट या मिड से थोड़ा लो में हम लोग क्या करते हैं, एक वे बनाते हैं, मतलब रास्ता बनाते हैं, फिर वहाँ से पानी को रिलीज करते हैं। तो ठीक है, तो वो हेड कहलाता है। हेड मतलब हाइट, कितना हाइट पे आप डैम को डिजाइन किए हैं। तो मेनली कैप्लन टरबाइन उस टाइप के हेड के लिए यूज करते हैं जो कि लो हेड हो, यानी कि डैम का ऊंचाई कम हो। तो कम ऊंचाई वाले डैम अगर हैं तो उसमें पानी का ऑटोमेटिकली फोर्स कम होगा। तो उस टाइप में हम लोग क्या यूज करते हैं सर, उस टाइप में हम लोग यूज करते हैं लो हेड केस में हम लोग कैप्लन टरबाइन को यूज करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन देखिए कहाँ है, ये आपका मेनली 9 वाला क्वेश्चन यूनिट 2 थर्मल पावर प्लांट बोलिए या स्टीम पावर प्लांट से रिलेटेड है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन सर कि लार्ज साइज स्टीम पावर प्लांट आर सुटेबल फॉर, मतलब कह रहा है साइज के हिसाब से। तो हम आपको बताए हुए क्लास में कि 2000 मेगावाट तक अगर इलेक्ट्रिसिटी कोई भी थर्मल पावर प्लांट कोल बेस्ड है अगर जनरेट कर रहा है तो उसको हम नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट बोलेंगे। लेकिन 2000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली अगर कोई भी थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, 2200 मेगावाट, 2300 मेगावाट, 2500, 2700, 3000, 4000, तो उसको हम लोग सुपर थर्मल पावर स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, ये इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि व्हिच टाइप ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज कॉल्ड सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो बोलिएगा सर ग्रेटर देन 2000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाय द प्लांट, दैट टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सुपर थर्मल पावर स्टेशन। क्लियर है कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है मेनली कि लार्ज साइज का जो है स्टीम पावर प्लांट वो किस टाइप के लोड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है सुटेबल होगा। तो सबसे पहले एक बार हम ऑप्शन को सर देख लें। तो ऑप्शन में है पीक लोड, इंटरमीडिएट लोड, बेस लोड, बोथ 1 और 2। तो देखिए सबसे पहले हम आपको लोड पढ़ाए होंगे कि कितने टाइप का लोड होता है। तो 6 टाइप का लोड आपको हम बताए होंगे, ठीक है, 6 टाइप का लोड बताए होंगे। तो यहाँ मेनली वो उससे रिलेटेड है। यहाँ मेनली ये पूछ रहा है कि लोड में कि बेस लोड, पीक लोड, इंटरमीडिएट लोड। तो देखिए ये तीनों लोड को पहले हम 1 बाय 1 आपको डिस्कस करते हैं। बेस लोड उस लोड को बोलते हैं जो लोड आपका, लोड कैलकुलेशन करने का हम तरीका आपको बताए थे कि जिस दिन भी, जैसे आज 11 तारीख है तो 11 तारीख का रात 12 बजे से लेके दूसरे दिन 12 तारीख के रात 12 बजे तक के एक दिन हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 24 आवर उसको हम लोग मानते हैं। तो इस ड्यूरेशन को, यानी कि रात 12 से 11 तारीख के रात 12 से 12 तारीख के रात 12 बजे तक के समय को हम 1 डे मानते हैं। और इसके दौरान जो लोड रहेगा वो आपका कुछ भी आप रखिए, लेकिन आपका एक फिक्स होना चाहिए कि आपको कितना डिमांड करना है डिफरेंट पावर प्लांट से जो आपको इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए जनरेट करेगा। तो मान के चलिए बिहार के लिए हम 4000 मेगावाट फिक्स कर दिए कि बिहार में 11 तारीख के रात 12 बजे से लेकर 12 तारीख के रात 12 बजे तक टोटल 4000 मेगावाट का बिजली का खर्च होगा। तो इस टाइप के डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, या इस टाइप के लोड को जो फिक्स है कि 4000 मेगावाट लगेगा ही लगेगा, दैट इज कॉल्ड बेस लोड। जो फिक्स है इतना आपका लगेगा। बट पीक लोड क्या होता है सर, वो लोड जो कुछ पार्टिकुलर समय के दौरान आपके सिस्टम में आता है या आपके रिक्वायरमेंट के लिए उपलब्ध होते हैं या रिक्वायरमेंट होता है। जैसे सिंपल अगर समझाएं तो शाम में अगर 6 बजे से 10 बजे रात तक का लोड का कर्व देखिएगा, ग्राफ देखिएगा, डिमांड देखिएगा, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा लोड बेस लोड से ज़्यादा। मतलब क्या हुआ सर, शाम में क्या हुआ, आपके घर में सारे लाइट जल जाते हैं, मार्केट में जाइएगा तो सारा चौक चौराहा दुकान सब में लाइट जल जाता है, मॉल में लाइट जल जाते हैं, स्ट्रीट लाइट जल जाते हैं। तो ये सारे डिमांड एकाएक बहुत ज़्यादा, बेस लोड जो था, जो नॉर्मल लोड था उससे बढ़ गया। बट जैसे जैसे रात 10 बजता है, 9-10 के बीच सारा दुकान बंद होना शुरू हो जाता है, मॉल बंद होना शुरू हो जाता है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट आपका जला हुआ रहता है। बट आपके घर में भी अगर 5 कमरा है तो 5 कमरा में लाइट नहीं जलता है 11 बजे तक
मेन लाइट जलता है या किसी एक कमरा में लाइट जलता है और डेफिनेटली सब आदमी सोने जाते हैं तो लाइट ऑफ कर दें, मतलब कि आपका लोड घट गया। तो अगर हम इसको स्टडी करें तो लोड कब बढ़ा सर, तो शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक लोड बढ़ा सर, 11 बजे तक मैंने बढ़ा हुआ रहा, फिर 11 बजे के बाद लोड नॉर्मल होने लगा, जो बेस लोड पे चला गया, जो नॉर्मल लोड था हम लोग का। तो दैट इज कॉल्ड बेस लोड इज अ पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन द डिमांड ऑफ द पावर इंक्रीजेज एज पर नॉर्मल लोडेड कंडीशन। नॉर्मल लोड के समय जो डिमांड था उससे एकाएक बहुत बढ़ जाता है सर एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन में, जैसे शाम 6 बजे से 10 बजे रात तक, सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक, जब आदमी हर एक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा यूज करता है, चाहे ऑफिस जाता है या जो भी हो अपना डेली रूटीन काम के लिए यूज करता है, तो ये ड्यूरेशन को हम लोग पीक लोड ड्यूरेशन बोलते हैं या पीक लोड आवर बोलते हैं। दूसरा है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट लोड क्या होता है सर, इंटरमीडिएट लोड डिपेंड ये करता है, कभी कभी देखेंगे आप कि मौसम का चेंजेज होना, क्या है कि सारा दिन सुबह नॉर्मल वेदर है लेकिन 12-1-2 बजते बजते एकाएक धूप बहुत तेज़ हो गया और गर्मी बढ़ गया, तो आदमी क्या क्या एकाएक पंखा चलाना शुरू कर दिया, एसी ऑन कर दिया, कूलर ऑन कर दिया, तो उस समय देखिएगा लोड जो नॉर्मल बेस लोड था उससे एकाएक बढ़ गया, जबकि वैसे फिक्सेशन क्या था, शाम में बढ़ता है या सुबह में बढ़ता है, दोपहर में कम ही चांस, बट ये इंटरमीडिएट लोड है, एकाएक बीच में बढ़ गया। तो इस टाइप के लोड को बढ़ गया, फिर बारिश हुआ, आदमी को फिर मौसम ठंडा हुआ, फिर एकाएक ये लोड घट जाता, तो ये इंटरमीडिएट लोड के अंतर्गत इस टाइप के लोड आते हैं। ये तो हो गया एक दिन के लिए। कभी कभी देखिएगा कोई ओकेजन आता है तो बीच में देखिएगा ओकेजनली समय में भी हम लोग का लोड बढ़ जाता है, तो वो इंटरमीडिएट लोड में आप उसको रख सकते हैं। तो ये तो कंसेप्ट हो गया। तो मेनली यहाँ क्या था कि लार्ज साइज स्टीम पावर प्लांट आर सुटेबल फॉर, ये हमेशा लार्ज साइज स्टीम पावर प्लांट को हम लोग यूज करते हैं बेस लोड के रिस्पेक्ट में डिजाइन करते हैं, ठीक है। किस टाइप का, कोल बेस्ड। न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी हम लोग बेस लोड पे ही डिजाइन करते हैं या यूज करते हैं, बट डीजल पावर प्लांट हुआ, हाइड्रल पावर प्लांट हुआ, इसको हम लोग पीक लोड में ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है, पीक लोड में यूज करते हैं। तो ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछ रहा वाटर हैमर इज डेवलप्ड इन। तो देखिए 10वां क्वेश्चन भी आपका किस यूनिट से है, हाइड्रल पावर प्लांट से है, चौथा यूनिट से है। देखिए आप लोग हैमर वर्ड सुने होंगे, हैमर मतलब क्या होता है सर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, लोहा का एक हथौड़ी सुने होंगे गांव घर अपने लोग के भाषा में हथौड़ी, तो हथौड़ी में हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी का डंटा लगा के किसी चीज़ को, जैसे कील को ठोकना हो, किसी चीज़ को ब्रेक करना हो, तो हैमरिंग करते हैं, उस पर चोट मारते हैं, दैट इज कॉल्ड हैमर। तो यहाँ पूछ रहा है कि पानी के हेल्प से या पानी के द्वारा हैमर होता है कि, डेफिनेटली होता है। पानी अगर बहुत ज़्यादा है और किसी चीज़ में धक्का मार रहा है तो मतलब चोट कर रहा है, बहुत ज़्यादा चोट करेगा तो उसको ब्रेक कर देगा। तो कहता है वाटर हैमर इज डेवलप्ड इन। तो हम आपको जब हाइड्रल पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन बताए थे तो उसमें हम आपको दिखाए होंगे कि एक पेन स्टॉक है, मैंने एक नाला टाइप का बना हुआ, उससे पानी आता है, तो हो सकता है वो पानी क्या करे, अपने दोनों तरफ की दीवार पे हैमरिंग करे, फोर्स लगाए। तो वही पूछ रहा है वाटर हैमर इज डेवलप्ड इन, कहाँ वाटर हैमर डेवलप होता है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, पेन स्टॉक, ड्राफ्ट ट्यूब, टरबाइन, सर्ज टैंक। तो मेनली वाटर हैमर मोस्ट प्रोबेबली जो ज़्यादा चांस होने के होते हैं वो पेन स्टॉक में होते हैं। तो वाटर हैमर इज मोस्ट प्रोबेबली अपेयर इन अ कहाँ, पेन स्टॉक, ठीक है। तो 10वां क्वेश्चन हो गया। 11वां क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट फॉर अ लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका मेनली है डीजल पावर प्लांट यूनिट 5 से ये क्वेश्चन है। सर हम उसमें पढ़े थे डीजल पावर प्लांट में लुब्रिकेशन एक कंसेप्ट पढ़े थे जो हम लोग यूज, जितना भी ऑटोमोबाइल है या जितना भी मूविंग वाले इक्विपमेंट है, सब में अगर लुब्रिकेशन का यूज करते हैं तो फ्रिक्शन बिटवीन 2 मूविंग पार्ट के बीच हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, मतलब कि उसको स्मूथ बना देते हैं, चिकना बना देते हैं, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है और आपका हीटिंग प्रोडक्शन हुआ या फिर मेटल कटिंग हुआ वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे आप सिंपल इसको समझिए, आपका दोनों हाथ है, पाम है, दोनों तलहत्थी है, दोनों तलहत्थी को रगड़िए एक दूसरे पे, तो देखिएगा थोड़ा देर में हीट अप हो जाता है। अगर उसी में आप बीच में ऑयल अगर दोनों पाम पे लगा के रगड़े तो डेफिनेटली स्मूथ रहता है। या फिर आप
पानी दे दिए तो स्मूथ रहता है। सेम उसी तरह होता है, जितना भी मूविंग बॉडी है या मशीन है उसमें हम लोग लुब्रिकेशन दे के दो सरफेस के बीच हम लोग क्या करते हैं, स्मूथनेस को बढ़ा देते हैं, जिससे उसका लाइफ साइकिल भी बढ़ जाता है और हीट होने के जो संभावना रहते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो वही हम लिखे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोएस्ट फॉर अ लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो लुब्रिकेशन में क्या सबसे कम होना चाहिए? तो पहला पॉइंट है फ्लैश पॉइंट, दूसरा है पोर पॉइंट, तीसरा है फायर पॉइंट, चौथा है कंबशन पॉइंट। तो देखिए पोर जो होता है, पोर मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल, जैसे लुब्रिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं, मोबिल यूज करते हैं हम लोग, ग्रीज यूज करते हैं, ये सब लुब्रिकेशन, ऑयल यूज करते हैं, ये सब लुब्रिकेशन के रूप में यूज होता है। तो लुब्रिकेशन में जो मटेरियल यूज करते हैं उसमें जो पोर होता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस होता है वो कम होना चाहिए, यानी कि लोएस्ट फॉर अ लुब्रिकेशन वायर पोर पॉइंट लोएस्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा, पोर पॉइंट। ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीजल इंजन पावर प्लांट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ डीजल इंजन पावर प्लांट। तो ये भी किसका है, यूनिट 5 का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग डीजल इंजन पावर प्लांट में पढ़े थे क्या कि डीजल इंजन जब हम आपको बता रहे थे उसमें हम डिफरेंट पार्ट ऑफ डीजल पावर स्टेशन बताए थे, उसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम बताए थे। तो उसमें हम बताए थे कि कौन कौन सा उसका पार्ट है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ क्या है, पेनस्टॉक है, स्ट्रेनर है, ऑयल पंप है, स्टार्टर है। तो डीजल पावर प्लांट में मेनली हम लोग पेन स्टॉक को नहीं यूज करते। क्या क्या यूज करते हैं मेनली, जो आप डायग्राम आप देखे होंगे तो स्टेनर यूज करते हैं, ऑयल पंप यूज करते हैं, स्टार्टर यूज करते हैं, ऑयल गेज यूज करते हैं, सैलेंसर यूज करते हैं, बहुत सारा और डिफरेंट पार्ट है। पेन स्टॉक हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हाइड्रल पावर प्लांट में यूज करते हैं। 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपका यूनिट 6 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या पूछा है, द सोलर और फोटोवोल्टेइक सेल कन्वर्ट्स। मतलब कहता है सोलर या फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल जो होता है पीवी सेल जिसको बोलते हैं, वो क्या चीज़ को कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर रेडिएशन इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नन ऑफ दैट। तो सोलर जो है, सोलर एनर्जी फोटोवोल्टेइक इफेक्ट के थ्रू, पीवी इफेक्ट के थ्रू क्या करता है, ये सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर रेडिएशन को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है भी। 14 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है 14, ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड है यूनिट 6 से ही रिलेटेड है, और किस टॉपिक से, बायोगैस या बायोगैस प्लांट से रिलेटेड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये पूछ रहा है कि बायोगैस जो होता है वो कंसिस्ट होता है किस किस कंपोनेंट से बना होता है। तो बायोगैस ऑप्शन देखिए, ओनली मीथेन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ सम इम्प्योरिटीज, ओनली इथेन, स्पेशल ऑर्गेनिक। तो बायोगैस जो होता है वो किससे बना होता है सर, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ सम इम्प्योरिटीज। बायोगैस सबसे पहले इसका मैन्युफैक्चरिंग का क्या प्रोसेस, बायोगैस प्लांट हम लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, उसमें क्या करते हैं, जितना भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जैसे कि पेड़ पौधा का पत्ता है, लीफ जिसको बोलते हैं, और जितना भी पशु है जिनका कि एक्सट्रिक मटेरियल है जैसे उसका गोबर वगैरह है, तो वो सारे को हम लोग क्या करते हैं, डैम्प कर देते हैं गड्ढा में, और फिर उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बायोगैस बनाते हैं। तो बायोगैस कंसिस्ट ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विथ सम इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो बायोगैस से रिलेटेड ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ द बायोगैस प्लांट इज। अब देखिए बायोगैस प्लांट जो बनता है तो हम बता दिए आपका कंपोजिशन क्या क्या रहता है, कि मेनली उसमें हम लीफ वगैरह यूज करते हैं, पेड़ पौधा जो भी है उसको कट करके उसमें दे देते हैं। इसके बाद आप लोग जानते होंगे कृषि का कुछ जो बाय प्रोडक्ट होता है बचाव, जैसे पुआल वगैरह हुआ उसको भी हम लोग डैम्प कर देते हैं। फिर हम लोग गाय वगैरह का जो गोबर वगैरह है उस सारे को भी हम लोग डैम्प कर देते हैं और फिर उसके थ्रू बायोगैस बनाते हैं। अब कहता है जब ये डैम्प करते हैं और डैम्प होने के बाद जब ये गैस का फॉर्मेशन कर देता है तो इसका जो बाय प्रोडक्ट बचता है, यानी कि यूज होने के बाद जो बचा हुआ मटेरियल रह जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन जो दिया है देखिए, बायोमास बोला है, बायोगैस बोला है, ऑर्गेनिक मेन्योर बोला है, और नन ऑफ दी। तो ये जो बाय प्रोडक्ट होते हैं बायोगैस प्लांट के, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक मेन्योर। मतलब इसको हम लोग ऑर्गेनिक खाद भी बोल सकते हैं।
ये बाय प्रोडक्ट होता है, यानी कि इससे आप बायोगैस निकाल लिए, उसके बाद ये शेष बचा हुआ अवशेष रह जाता है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है यूनिट 6 का ही टाइडल पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? द टरबाइन नॉर्मली एम्प्लॉयड इन टाइडल पावर प्लांट इज। टाइडल पावर प्लांट में जो हम लोग टरबाइन यूज करते हैं वो किस टाइप का होता है? तो पहला ऑप्शन है सिंपल इम्पल्स टाइप टरबाइन, प्रोपेलर टाइप टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन या रिवर्सिबल टरबाइन। तो मेनली हम लोग टाइडल पावर प्लांट में जो टरबाइन यूज करते हैं वो प्रोपेलर टाइप टरबाइन यूज करते हैं। क्लियर है? 17वां क्वेश्चन है अ जियोथर्मल फील्ड में इल्ड। अब कहता है जियोथर्मल पावर प्लांट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जियोथर्मल जो फील्ड होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो किस टाइप का होता है। तो यहाँ स्टीम के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टीम में किस किस टाइप का स्टीम के बात कर रहे हैं? इसमें हम लोग ड्राई स्टीम के बारे में बात कर रहे हैं, वेट स्टीम के बारे में बात कर रहे हैं, हॉट स्टीम के बारे में बात कर, ऑल ऑफ द अबव। तो ड्राई स्टीम किसको बोलते हैं? अगर आप स्टीम बना रहे हैं, वाष्प बना रहे हैं और उसमें पानी का परसेंटेज अगर 1-2%, 4% बच गया तो उस टाइप के स्टीम को हम लोग ड्राई स्टीम बोलते, वेट स्टीम बोलते हैं। किस टाइप का स्टीम बोलते हैं? वेट स्टीम बोलते हैं, जिसमें वाटर का परसेंटेज रह जाए। उस वाटर के परसेंटेज को अगर हम लोग रिड्यूस कर दें विद द हेल्प ऑफ हीट को इंक्रीज करके या सुपर हीट करके, तो वो ड्राई स्टीम कहलाएगा। और फिर अगर उसको एक टेम्परेचर प्रेशर पे स्टीम को हमेशा रखें तो उसको हम लोग हॉटेड स्टीम बोलते हैं। तो जियोथर्मल फील्ड में ये सारे टाइप के स्टीम आपको देखने को मिले, ड्राई स्टीम, वेटेड स्टीम एंड हॉट स्टीम, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है? 18वां क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि लोड फैक्टर ऑफ अ पावर प्लांट इज। ये क्वेश्चन मेनली आपका यूनिट 7 से रिलेटेड है, इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन से, कि लोड फैक्टर से हमारे पावर प्लांट में लोड फैक्टर कितना होता है। तो ऑप्शन देखिएगा क्या है? जनरली इक्वल टू यूनिटी, ऑलवेज लेस देन यूनिटी, ऑलवेज मोर देन यूनिटी, नन ऑफ दीज। तो लोड फैक्टर जो होता है पावर प्लांट का ऑलवेज लेस देन यूनिटी, ऑलवेज लेस देन यूनिटी। 19वां क्वेश्चन देखिए क्या है? 19वां क्वेश्चन पूछ रहा है डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो। ये भी आपका किस 7वां यूनिट से है और ये एक डिफिनेशन है कि आपका डिमांड फैक्टर जो है, डिमांड फैक्टर वो किस चीज़ का रेशियो है। तो डिमांड ऑप्शन देखिए क्या है? एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड, कनेक्टेड लोड टू मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड टू एवरेज लोड। तो डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किसका है? ये मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड। डिमांड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू कनेक्टेड लोड। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, द नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प्स इन कंप्यूटिंग। मतलब कि डाइवर्सिटी फैक्टर के बारे में आप लोग यूनिट 7 में पढ़े हैं, उसका नॉलेज अगर आपके पास है, ये आप अगर एक इंजीनियर हैं और पावर प्लांट में काम कर रहे हैं या जनरेशन में काम कर रहे हैं, ट्रांसमिशन में काम कर रहे हैं, तो अगर आपके पास डाइवर्सिटी फैक्टर का नॉलेज है तो आप इसको कहाँ यूज कर सकते, कहाँ कंप्यूट कर सकते, कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर को निकालने में या जानने में, एवरेज लोड को जानने के लिए या मालूम करने के लिए, पीक डिमांड या नन ऑफ दीज। तो कहता है कि अगर नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर है तो आपको हेल्प ये करेगा जानकारी लेने में, कंप्यूट करने में, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, यानी कि एक प्लांट है उसका कितना कैपेसिटी है, कितना पावर डिलीवर कर सकता है, कितना पीक लोड पे चल सकता है, कितना बेस लोड पे चल सकता है, कितना ज़्यादा इसका कैपेसिटी यूज हम लोग कर पाएंगे, कितना ड्यूरेशन तक। तो ये सारे चीज़ को बहुत आसानी से हम लोग डाइवर्सिटी फैक्टर के हेल्प से भी जानते हैं। और भी कुछ कुछ फैक्टर हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा, सिर्फ डाइवर्सिटी से ही आप नहीं जानिएगा, बट एक सिंपल है कि डाइवर्सिटी फैक्टर का अगर आपके पास नॉलेज है तो कंप्यूट कर सकते हैं प्लांट के कैपेसिटी को यूटिलाइज करने में। तो ये टोटल 1 से लेके 20 क्वेश्चन को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। जहाँ जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट का ज़रूरत था मैंने डिस्कस किया, आपको बताया। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सारे क्वेश्चन में हमने यूनिट भी बताया कि कौन क्वेश्चन किस यूनिट से है, जिससे आपको एक ओवरऑल नॉलेज मालूम चले कि 20 क्वेश्चन अगर आता है तो हर एक यूनिट से 2-3, 4 इस तरह से टच करता है। और ये सारे क्वेश्चन आपके नॉलेज को डेफिनेटली इन्हांस करेंगे, आपके कंसेप्ट को इनबिल्ट करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो अपना बेस्ट परफॉर्म करके आइएगा। तो हमें आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ आया, दिमाग को स्थिर करके इस वीडियो को कंप्लीट फर्स्ट टू लास्ट 1 बार 2 बार देखिए। इससे बहुत सारे कंसेप्ट भी आपको मिलेंगे, जानकारी मिलेंगे, साथ ही 20 क्वेश्चन का आपका
एक तैयार हो जाएगा 20 क्वेश्चन रिवीजन के रूप में, और फिर आप डेफिनेटली एग्ज़ाम में बहुत अच्छे करेंगे और आने वाले कंपटीशन में भी आपको हेल्प होगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ हम ये 20 क्वेश्चन के डिस्कशन को यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में एक नए फिर क्वेश्चन को लेके आएंगे और सारे क्वेश्चन को आपके बीच हम रखेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, ओके, थैंक यू।